हमारी इंडियन शादियों में एक बहुत बड़ी समस्या है। एक प्राणी पाया जाता है जिसे फूफा कहते हैं। उस प्राणी की एक सबसे बड़ी खासियत यह है कि उसे आप कभी भी खुश नहीं कर सकते। आप उनकी सबसे बड़ी मिलनी करवा दो, खुद दूल्हा उनको अपनी गाड़ी में बिठा के बारात में लेके जाए, या फिर उन्हें अलग से एक पूरा खंबा ही क्यों ना दिला दिया जाए पूरा का पूरा, लेकिन उनका मुंह फिर भी फूला ही रहता है। वो बंदा कभी भी भड़क सकता है, वो एक सफेद रसगुल्ले के ऊपर भड़क जाए। सेम इसी प्रकार से हमारी मूवी रिव्यू कम्युनिटी में भी एक फूफा जी हैं। इनको बॉलीवुड की कोई मूवी कभी खुश कर ही नहीं सकती। अब मुझे कई लोगों ने इंस्टा डीएम के जरिए उनकी ये वीडियो भेजी और कहा कि प्रेम भाई इसको वीडियो को देखो और कुछ बोलो इस पे। तो मैंने भी वीडियो देखने के बाद सोचा एक काम करते हैं, काफी दिन हो गए, उनके नाम पे थोड़े व्यूज ले ही लेते हैं। खैर आइए इन 5 कमियों पे एक एक करके उनकी बात सुनते हैं और अपना टेक देने की कोशिश करते हैं। हो सकता है कि फिल्म के विजुअल्स बहुत बढ़िया हो, एक फर्स्ट इंप्रेशन की दृष्टि से जो विजुअल्स उन्होंने चूज किए हैं वो सही नहीं लग रहे, और नहीं लग रहे भाई सही। यश को एक काली चादर में, काले ब्लैंकेट में, पता नहीं किसमें लपेट कर पूरा काला काला स्क्रीन करके आप आंखें दिखा रहे हो। ये आपका फर्स्ट इंप्रेशन आप दे रहे हो ऑडियंस को? फर्स्ट ऑफ ऑल तो भाई इसमें इतना भड़कने वाली कौन सी बात है, मतलब गुस्सा किस बात का है। दूसरी बात ये कि रावण वॉज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डार्कनेस। तो अगर वो लिटरली उसको इस तरह से दिखाया है कि वो पूरा एकदम ब्लैकिश पूरा माहौल दिखाया हुआ है, डार्कनेस दिखाई हुई है वो, मतलब इसका एक एग्जांपल हम देख चुके हैं शक्तिमान में भी, तमराज किल्विश के रूप में, अंधेरे का सम्राट। तो जब डार्कनेस को इस तरह से दिखाया जाता है कि जो डार्कनेस को रिप्रेजेंट करता है कैरेक्टर, उसको अगर ब्लैक कलर के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसमें प्रॉब्लम क्या है। अब हाँ, कुछ लोग यहाँ पे आदि पुरुष का एग्जाम्पल लेने लगेंगे कि फिर वहां पे ओम राउत ने भी तो रावण को पूरा लंका को ये वो सब दिखा दिया था काला काला। पॉइंट वहां पे सिर्फ काला नहीं था, वो तो एसगार्ड छाप दिया था उन्होंने, पूरा एसगार्ड को ब्लैक कर दिया था उठाए गोल्डन से। पॉइंट इज दैट कि यहाँ पे लंका नहीं दिखाई है, लेकिन जो कैरेक्टर है उसको रिप्रेजेंट उस तरीके से किया गया है। वो माहौल जो सिनेमेटिक पूरा बनाया गया है, दैट इज डार्कनेस का जो माहौल है वो बनाया गया है। वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो कैरेक्टर जो है वो डार्कनेस का प्रतिनिधित्व करता है। रावण वही था ना भाई, तो उसमें अगर उसको इस तरीके से दिखाया तो प्रॉब्लम क्या, मुझे समझ नहीं आ रहा है भाई। उसमें ऊपर से इतना गुस्सा, और सिनेमेटिकली भी वो ब्रिलियंट लग रहा है, उसको लेके किसी एक सिंगल बंदे ने भी कंप्लेंट नहीं की है। मतलब आपको नहीं पसंद आया, ठीक है, आपको 50 चीज निकालनी है गलतियां। मैंने वीडियो में भी कहा था कि आपके पोस्टर पर जैसे रावण का लुक है, क्या वैसा कुछ आप नहीं दिखा सकते थे? जब एनिमेशन में आप वैसे दिखा सकते तो लाइव एक्शन में भी वैसे दिखा सकते थे। पोस्टर के ऊपर जो रावण का लुक है वो फाइनल बैटल के दौरान का लुक है, और वो फाइनल बैटल वाला जो लुक है वो पहले ग्लिम्स में रिवील कर देंगे। क्या मतलब है इस बात का? कोई भी इंसान अपनी मूवी का क्लाइमैक्स फर्स्ट लुक में क्यों दिखाएगा? कोई मार्केटिंग सेंस होती है कि नहीं होती है? और रणबीर कपूर, आप नाक के नीचे ओट दिखा रहे हो रणबीर कपूर के, कैसे लग रहा है? आप खुद एक बार आके फाड़ करके देखना, वो ऐसे लग रहा है रणबीर कपूर ने मुंह में पानी भरा हुआ है। ये क्यों ऐसे करना, क्या आवश्यकता थी इसकी? असली प्रॉब्लम यही है। अब इस वीडियो में वो बीफ वाला मैटर तो आया नहीं है, बहुत से लोगों को इसी बात की प्रॉब्लम है, लेकिन अगर आपको उससे प्रॉब्लम है तो उस मुद्दे को उठाओ ना वीडियो में, लेकिन आप उस चीज को छोड़ के बाकी चीजों पर अटैक कर रहे हो, मुंह में पानी भर के बैठे। ये क्या लॉजिक है भाई, क्या है क्या है? वो रामचरण उनके पता नहीं विचित्र सा एडिट किया हुआ फोटोज शेयर करके मजाक उड़ा रहे हैं। देखो रामचरण को लिया होता तो कैसे घटिया लुक होता। ये जस्टिफिकेशन है आपका जो आपने रणबीर कपूर का फर्स्ट लुक दिखाया है उसको डिफेंड करने के लिए, ये आर्गुमेंट है आपका? भाई वो रामचरण के फैंस ने खुद एडिट किया है ये दिखाने के लिए कि रणबीर कपूर से बेटर रामचरण लगते उस रोल में। मैं इस पे एक वीडियो बना चुका हूँ पूरी, ये रामचरण वर्सेस रणबीर के ऊपर जो डिबेट चल रही है मार्केट में। भाई आरआरआर में अल्लू ने सीताराम राजू जी को प्रभु श्री रामचंद्र जी का अवतार के रूप में जो दिखाया है वो बॉलीवुड वाले रिक्रिएट कर भी नहीं सकते। फर्स्ट लुक इंप्रेसिव तब होता है जब आप रामचरण उन्हें, जब आरआरआर में जिस प्रकार से बैकग्राउंड से लाइट पीछे से आती है और उसमें जो एक बिल्कुल प्रभु श्री रामचंद्र जी की तरह वो पात्र अल्लू सीताराम राजू जी लगते हैं ना, वैसा कुछ आप फर्स्ट लुक दिखा देते। रणबीर कपूर का चेहरा भी दिखाने की आवश्यकता नहीं थी। मैंने वीडियो बनाई है पूरी, उसमें बताया है कि इस तरह का लुक क्यों नहीं दिखाया अभी, ठीक है। क्या नैरेटिव है डायरेक्टर का, क्या विजन है, फिल्म किस पर्सपेक्टिव में बनाई हुई है, सात्विक और राजसिक, पूरा समझाया है वो उस वीडियो में। अगर आपको हर जगह वही एक ही एंगल देखना है श्री राम का तो फिर आदि पुरुष में भी क्या बुराई थी भाई। रही बात कि ये सही लुक क्यों नहीं लग रहा है या क्या है, जो भी इनके दिमाग में चल रही है चीजें, मैं बता दूं ऑडियंस को, मैं कंटिन्यूअसली कनेक्ट में हूँ डीनेक के लोगों के साथ। मूवी के ऊपर अभी पोस्ट प्रोडक्शन का सारा काम बाकी है। वो जो सीन हमने देखे हैं, रणबीर कपूर वाला जो सीन देखा है, उसमें भी काफी चेंजेस होंगे। वो फाइनल लुक नहीं है, वो जो पूरा भाग के जाते हैं श्री राम पेड़ के ऊपर से और वो पूरा एनवायरनमेंट हमें देखने को मिलता है, वो फाइनल नहीं है। उसमें भी अभी काफी सारी लाइटिंग करेक्शन ये वो सारी चीजें होंगी। तो अभी 1-1.5 साल है मूवी के आने में यार। तो फर्स्ट लुक दिखाया है, ठीक है, आपको एक मिल गया कि चलो भाई दिखा दिया, ना दिखाते उससे तो बेटर है ना वो चीज। फिल्म मेकिंग मजाक नहीं होता भाई, वीएफएक्स का काम मजाक नहीं होता। और कुछ कमेंट्स मैंने ये भी पढ़े कि भाई फिल्म के जो प्रोड्यूसर है उनकी प्रशंसा क्यों नहीं की तुमने। मुझे मतलब मैंने जो वीडियो बना उसके नीचे कह रहे थे भाई कैसे, मतलब किस बात की प्रशंसा करे फिल्म के जो प्रोड्यूसर है नमित मल्होत्रा जो भी है भाई, क्या इससे पहले कुछ उन्होंने हमें ऐसा दिया हुआ है कि जिसकी प्रशंसा की जाए? एक मैंने देखा कि ब्रह्मास्त्र का जो पार्ट 1 है उसको प्रोड्यूस किया हुआ है,
क्या गुरु आश्रम में जाकर के चुम्मा चाटी करनी चाहिए? ये जो अद्भुत ज्ञान दिया था उस फिल्म में, उसकी प्रशंसा करें हम। भाई ये आदमी घूम फिर के वहीं पहुंच जाता है यार। भाई उसकी प्रशंसा इस बात में करनी चाहिए, वो 8 ऑस्कर अवार्ड ले चुका है। अगर आपकी नज़रों में ऑस्कर अवार्ड की भी कोई इज्जत नहीं है तो फिर मूवी देखना छोड़ दो। काहे के रिव्यूअर हो फिर आप, जब आपको यही नहीं पता है कि फिल्म इंडस्ट्री में चल क्या रहा है, जो मूवी बनाई जिसने है उसने किया क्या, उखाड़ा क्या है अपनी ज़िंदगी में। जो प्रोड्यूसर है वो 8 ऑस्कर अवार्ड लेके आ चुका है। डीनेक कौन है? ये भाई साहब डीनेक को ब्रह्मास्त्र से जानने लगे हैं, उससे पहले कि इन्हें डीनेक की हिस्ट्री ही नहीं पता। और ये मूवी रिव्यूअर हैं। प्रॉब्लम यही है, हमारे मूवी रिव्यूअर में ज़्यादातर लोगों को मूवी मेकिंग का ज्ञान ही नहीं है और वो मूवी मेकिंग के ऊपर ही कमेंट्री करते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ कोई, लेकिन एटलीस्ट मुझे ABCD तो पता है यार, बेसिक। हाँ, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता दो, मुझे मूवी अच्छी लगी कि नहीं लगी वो ठीक है, लेकिन फिल्म के टेक्निकल एस्पेक्ट में क्यों घुसते हो यार आप, जो जाके जब आपको यही नहीं पता है कि फिल्म मेकिंग होती क्या है। आप फिल्म का रिव्यू करने बैठ जाते हो, आपको सिर्फ ये पता होता है कि आपको अपना एजेंडा कहाँ पे सेट करना है, कहाँ से इसमें पॉलिटिकल एंगल निकालना है। दैट्स इट। तेल लेने गई फिल्म मेकिंग, तेल लेने गई मेहनत लोगों की। जमीन से, रूट से जुड़ा हुआ कंटेंट लाओ, कुछ अच्छा बनाओ, गोरी चमड़ी वालों को खुश करने की मानसिकता निकालो दिमाग से, अपने पहचान पर गर्व लेकर के आओ। वो नहीं करना है, गोरी चमड़ी वालों की मानसिक गुलामी करनी है। अरे भाई ये गोरी चमड़ी वालों की मानसिक गुलामी कोई नहीं कर रहा भाई। मुझे तो ऐसा लगा जितना इस वीडियो में इसने गोरी चमड़ी वालों की मानसिक गुलामी बोल रहे हैं, खुद मानसिक गुलाम है शायद किसी चीज़ के। मतलब कहाँ से आता है इतना हेट दिमाग में? रामायण में ये लोग लिख रहे हैं आर हिस्ट्री आर ट्रुथ। जो 5,000 वर्ष से जो बात कही है, 5,000 ईयर्स ओल्ड जो बात कही है, टेक्निकली वो सही नहीं है। बराबर, रामायण कितने हजार वर्ष पहले हुआ था, इसको लेकर के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उनका ही आपको एक वीडियो मिल जाएगा जिसमें प्लानिटरी सॉफ्टवेयर में वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि ऋषि वाल्मीकि जी ने जो ग्रह नक्षत्रों की स्थिति उस समय की बताई हुई है, प्रभु श्री रामचंद्र जी के जन्म के समय की। तो प्लानिटरी सॉफ्टवेयर में वो सब बातें उस प्रकार से डालने के बाद में जो समय आता है वो 7,500 वर्ष पहले का आता है, ऐसा कहा गया है। और कुछ इतिहासकार है, उनके अनुसार उन्होंने जो कालगणना की हुई है उसके आधार पर 14,000 वर्ष पहले का है रामायण। तो 5,000 वर्ष वो भी सही नहीं है टेक्निकली, जो बातें उन्होंने लिखी है। इस चीज़ से मैं एग्री करता हूँ। ये 5,000 ईयर वाला जो कॉन्सेप्ट है, जो भी इसमें दिखाया गया है, इसमें करेक्शन होना चाहिए। या मैं जानना चाहूँगा कि वो किस चीज़ को लेके चल रहे हैं, क्योंकि 5,000 ईयर जो है वो काफ़ी एविडेंट है। बहुत सारे लोगों ने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि एटलीस्ट रामायण 5,000 साल पुरानी तो है, हिस्टोरिकल एविडेंसेस के हिसाब से भी। यहाँ पे मैं इनके साथ हूँ और मैं चाहूँगा कि जब मूवी आए तो इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन दिया जाए कि 5,000 ईयर ही उन्होंने क्यों बोला। या तो वो कुछ इंटरव्यू वगैरह में बताएं, मार्केटिंग में बताएं, कुछ चीज़ उन्हें बतानी चाहिए उस चीज़ को लेके। यहाँ पे मैं इनके साथ हूँ। रावण के साथ में पावर और रिवेंज, ये दो शब्द जो जोड़े गए हैं, पता नहीं मुझसे कैसे मिस हो गई वो बात जब मैंने अनाउंसमेंट वीडियो को देखा। रिवेंज शब्द जब रावण के साथ में आप जोड़ते हैं ना, तो आपका पूरा इंटेंशन ही चेंज हो जाता है रामायण की तरफ देखने का, और वो गलत है, बहुत बहुत ज्यादा गलत है। रिवेंज की बात थी नहीं, वो लस्ट था, वासना थी। तो रावण के साथ में पावर एंड लस्ट, ये दो शब्द जोड़े जाने चाहिए थे, रिवेंज ना। पावर एंड रिवेंज और पावर एंड लस्ट, इन दोनों चीज़ों में फ़र्क है। पावर एंड लस्ट अगर वहाँ पे दिया जाता तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन वहाँ पे पावर रिवेंज दिया गया है, वो भी कोई गलत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे पावर एंड एवेंज नहीं दिया गया है। दोनों चीज़ों में फ़र्क है। रिवेंज नेगेटिव शेड में जाता है, एवेंज पॉजिटिव में आता है। मार्वल में द अवेंजर्स हैं, रिवेंजर्स नहीं हैं। तो अगर पॉजिटिव लाइट में दिखाना होता रावण को, ठीक है, तो ये दिखाया जाता है कि उसने अपनी बहन का अवेंज लिया है। एक जो बैटमैन बोलता है ना, द वेंजेंस, मैं हूं इंतकाम, ठीक है, तो वो एक पॉजिटिव शेड में जाता है कि हाँ भाई वो हीरो है, एंटाई हीरो है। लेकिन यहाँ पे जो रिवेंज बोला गया है, रिवेंज कभी भी पॉजिटिव लाइट में जाता ही नहीं है। रिवेंज अपने आप में नेगेटिव है। तो ऐसा कोई बुराई नहीं कर दी मेकर्स ने कि वहां पे अगर रिवेंज डाल दिया तो बहुत बड़ा उन्होंने कोई इतिहास पलट दिया हो। रिवेंज का मतलब यही होता है कि आप अपने किसी मकसद को अलग से पूरा करने के लिए, आपके इंटेंशन को पूरा करने के लिए, आप सामने से एक चीज दिखा के कि देखो मैं इसका बदला लेने जा रहा हूं, लेकिन आप अपनी इंटेंशन अलग से उसके पीछे कैरी करके लेके जाते हो। दैट इज रिवेंज। मतलब दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस जो होता है, दैट इज जस्टिस। एवेंज जो होता है वो जस्टिस ड्रिवन होता है, रिवेंज वो पर्सनल होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, रावण ने जो किया वो रिवेंज ही था ना, क्योंकि उसमें उसका पर्सनल मोटिव छुपा हुआ था। अवेंज मतलब होता है जैसे श्री राम का है, श्री राम अगर रावण के ऊपर अटैक कर रहे हैं तो वो भी तो सीता माता के हरण का बदला लेने के लिए कर रहे हैं ना, रिटेलिएशन के रूप में कर रहे हैं, लेकिन उनका पर्सनल मोटिव नहीं है, वहां जस्टिस का कॉज भी जुड़ा हुआ है साथ में समाज के प्रति। तो अवेंज और रिवेंज में फर्क होता है। तो यहाँ पर रावण के साथ अगर रिवेंज लिखा है तो उसमें कोई बहुत बड़ी भयंकर भूल नहीं कर दी है मेकर्स ने। ये राई का पहाड़ बनाने वाली बात है और कुछ नहीं है। मैं आपको सैफ अली खान ने आदि पुरुष के रिलीज से पहले एक बात कही थी, उस पर मैंने वीडियो भी बनाया था, ये वाला, वो मैं पढ़कर बताता हूँ सैफ अली खान ने क्या कहा था। रही बात इन्होंने जो सैफ अली खान का एग्जांपल दिया है आदि पुरुष वाला कि रावण को ये जस्टिफाई करने की कोशिश की है वहां पे, तो यहाँ पे भी करेंगे क्या? देखो, जस्टिफिकेशन वाला एंगल एक
बहुत लेयर्ड मैटर होता है। अगर आपको समझना है तो आप इस तरह से समझिए, अभी श्रीमद् रामायण एक सीरियल जो आया था, ठीक है, वहां पे ऐसा दिखाया गया था प्रॉपर कि रावण जब ब्रह्मा जी की तपस्या करने जाता है तो उसके पीछे से उसकी माँ से जो कुबेर है, जो उसका सौतेला भाई है रावण का, वो बर्तन मंजवाता है, अपने घर के काम वाम करवाता है भाई। मतलब इस तरह से चीजें दिखाई गई हैं और उसको देख के रावण को गुस्सा आता है और इसलिए वो कुबेर की लंका पे जाकर अटैक करता है। दिस इज कॉल्ड जस्टिफिकेशन, दिस इज कॉल्ड ग्लोरिफिकेशन। बट अगर आप ये दिखा रहे हो कि भाई रावण अपनी बहन की नाक कटने का बदला लेने जा रहा है, तो उसके साथ और चीजें भी जुड़ी हुई हैं, वो पूरा एक कॉन्टेक्स्ट है। प्लस साथ में अगर कैरेक्टर के मोटिव्स और बिलीव्स जो लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स होते हैं उनको ह्यूमनाइज करने के लिए ये चीजें जोड़ी जाती हैं साथ में सिनेमेटिक लेवल पे, ताकि उस कैरेक्टर के अंदर हमें डेप्थ दिखाई दे। अब सोचो कोई भी विलेन अगर होगा, अगर उसकी कोई अपनी पर्सनल फिलोसफी ना दिखाई जाए, ये ना दिखाया जाए किसी भी तरीके से कि वो जो सोचता है वो सही है किसी ना किसी पॉइंट ऑफ व्यू में, तो उसके साथ हम कनेक्ट कैसे होंगे? अगर कोई कैरेक्टर बिल्कुल यही दिखा दिया जाए कि वो बिल्कुल भयंकर बुरा है, ठीक है, लेकिन वो क्यों बुरा है अगर ये ना दिखाया जाए, हम कैसे कनेक्ट करेंगे उस कैरेक्टर के साथ? थैनोस को हम दुनिया का सबसे बड़ा विलन मानते हैं सिनेमेटिक हिस्ट्री में अभी तक का, क्यों उसके साथ जुड़ते हैं लोग, क्यों कनेक्ट करते हैं? क्योंकि उसकी अपनी जो परसेप्शन थी दुनिया को लेके, यूनिवर्स को लेके, यूनिवर्स के रिसोर्सेज को लेके, वो कहीं ना कहीं एक पॉइंट से जस्टिफाई होती है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि हम सब जाकर थैनोस के साथ खड़े हो गए कि हाँ भाई तुम सही कह रहे थे बिल्कुल, और हम तुम्हारे पद चिन्हों पे चलेंगे और दुनिया की एस्टेसी कर देंगे, आधी दुनिया को खत्म कर दो, रिसोर्सेज बर्बाद कर रहे हैं लोग। ऐसा नहीं कर रहे हैं ना कोई भी। तो एक सिनेमेटिक जस्टिफिकेशन हर चीज की होती है, कैरेक्टर के अंदर लेयर्स होती हैं, तो उन लेयर्स को अगर सिनेमा के लेवल पे दिखाया जा रहा है तो वो महापाप नहीं है भाई, वो कैरेक्टराइजेशन है, कैरेक्टर का आर्क होता है एक प्रॉपर। जो रामायण को उन्होंने राम वर्सेस रावण जो एक सोच रहे हैं ना, वैसे नहीं है। ये केवल राम वर्सेस रावण नहीं है रामायण। रामायण है धर्म की रक्षा, उसका सबसे ज्यादा महत्व है। और जो श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना, मैंने उस वीडियो में भी ये बात कही थी, परंतु फिर से एक बार कहना आवश्यक है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनाम, जो साधु पुरुष है, जो संत महात्माएं हैं, उनकी रक्षा के लिए मैं अवतार लेता हूँ, दुर्जनों के विनाश के लिए मैं अवतार लेता हूँ। बराबर। यार इनको मेटाफर्स का मतलब शायद नहीं पता है, इनको नहीं पता कि कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। अगेन मैं वही चीज कहूंगा कि जब फिल्म मेकिंग का ज्ञान नहीं हो तो फिर उनके ऊपर कमेंट्री मत किया करो यार। आप जबरदस्ती, जब आपको खुद नहीं पता है, आप जनता के दिल में जहर घोलते हो फिर। पता है राम वर्सेस रावण का मतलब यही है। राम किस चीज का प्रतीक है? इन्होंने खुद कहा धर्म, कि रामायण की लड़ाई जो थी वो सिर्फ राम वर्सेस रावण नहीं थी, वहां धर्म की बात हो रही थी। अरे भाई राम धर्म का ही तो प्रतीक है, धर्म और त्याग वहां बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, जूम करके देखो ना भाई। तो राम वर्सेस रावण का मतलब यही है कि गुड वर्सेस इविल, वो दोनों एक एक पक्ष को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। राम धर्म को, त्याग को रिप्रेजेंट करते हैं, रावण अधर्म को रिप्रेजेंट करता है, कब्जा करने को रिप्रेजेंट करता है दूसरों के ऊपर, दूसरे की बहू बेटियों पे गलत नजर डालता है। तो राम वर्सेस रावण ही हो गया ना, अच्छाई वर्सेस बुराई हो गया ना। राम के अंदर फिर सारी चीज आ गई। दैट इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ धर्म एंड अधर्म, राम वर्सेस रावण। अब आप पूरी चीज को, सारी चीजों को एक लाइन में अगर कहोगे, एक फ्रेम के अंदर अगर आपको दिखाना होगा, तो राम वर्सेस रावण से बेटर और क्या होगा? आई डोंट नो, इनको उसमें भी प्रॉब्लम है। सियाराम, मैंने कहा था कि भाई ये किसी विदेशी महिला के द्वारा गाए गए बोल लग रहे हैं, भारतीय आवाज नहीं लग रही है, विदेशी एक्सेंट में वो बातें लग रही है, वेस्टर्न एक्सेंट में वो बातें लग रही है, ऐसा लग रहा है। मैंने कहा था। अब उसको डिफेंड करते हुए जो कमेंट्स आए, वही फालतू बातें जो वोक लिबरल्स या गोरी चमड़ी वालों के जो गुलाम होते हैं, वो जो टिपिकल सी बातें कहते हैं, नहीं भाई इसको तो वेस्टर्न ऑडियंस तक लेकर के जाना है, वेस्टर्न ऑडियंस तक लेकर के जाना है, वेस्टर्न ऑडियंस तक लेकर के जाना है, ग्लोबल ऑडियंस तक लेकर के जाना है, इसलिए ये इस प्रकार का जो वेस्टर्न एक्सेंट है वो सही है। अच्छा, अब इन्होंने ये जब बात कही है कि वो जो साउंड आ रही है, जो सियाराम वो जो बोल रही है, वो थोड़ा फॉरेनर टच लग रहा है उसके अंदर। मैं यहाँ पे एक चीज पूछना चाहता हूँ कि ये जो मूवी है, ये मूवी दुनिया की लगभग सभी भाषाओं में डब होने वाली है। तो जब श्री राम चाइनीज बोलते हुए सुनाई देंगे और वहां पे ये गाना अगर सपोज तो चाइनीज में आया, तो क्या वहां पे भी आपकी भावनाएं आहत होंगे? एंड मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही है कि लैंग्वेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फील ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि जो कहा जा रहा है वो इंपॉर्टेंट है या जिस लैंग्वेज में कहा जा रहा है वो इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये कि वो जो सियाराम सुनाई दे रहा है उसमें बहुत बड़ा कुछ ऐसा अंतर आ नहीं रहा है। मतलब मेन मुद्दा क्या होता है जब कोई म्यूजिक हम सुनते हैं या कोई भी चीज सुनते हैं, मेन मुद्दा होता है कि वो फील आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर वो डायलॉग होता तो एक अलग चीज होती कि डायलॉग है वो इंग्लिश एक्सेंट के साथ बोल रहा है तो हमें प्रॉब्लम होती वहां पे ऑब्वियसली। जब बात म्यूजिक की आती है, म्यूजिक खुद एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, एक ग्लोबल लैंग्वेज है। जब आप ये सारे गा मा पा धा नी सा 7 ही सुर होते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ 8वां सुर नहीं होता है। मतलब सा से नी तक 7 ही सुर होते हैं, जो सा आता है नेक्स्ट वो अगले सप्तक का आ जाता है। तो म्यूजिक ऑलरेडी एक ग्लोबल लैंग्वेज होती है और उसमें सियाराम जो बोला गया वो बहुत क्लियर सुनाई दे रहा है। तो अगर वो
थोड़ा सा एक्सेंट उसमें वेस्टर्न है, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। अगर उससे उसे ग्लोबल अपील मिलती है, ग्लोबल रीच मिलती है, तो इसमें प्रॉब्लम कहाँ है। हमारे यहाँ मूवी बन रही है, ज़्यादा अच्छा करेगी, ग्लोबल स्तर पे पहुंचेगी, सब लोग उसको देखेंगे, पूरी दुनिया देखेगी, तो इसमें हमारा ही फायदा है ना भाई। आर ट्रुथ, आर हिस्ट्री। ये जो भाषा वाली समस्या है, यही तो आज इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है। कभी हम मराठी के नाम पे लड़ते हैं, कभी हम तमिल के नाम पे लड़ते हैं, कभी हम हिंदी के नाम पे लड़ते हैं, कभी हम कन्नड़ा के नाम पे लड़ते हैं, कभी हम तेलुगु के नाम पे लड़ते हैं। अब हम हिंदी और वेस्टर्नाइजेशन के नाम पे लड़ रहे हैं। आप बोल रहे हो कि अंग्रेजों के नक्शे कदम पे चल रहे हैं, ये गोरों की चमड़ी चाटते हैं, ये वो सब। आप खुद वही काम कर रहे हो जो गोरे छोड़ के गए हैं करके, डिवाइड एंड रूल। आप कहां तक बांट रहे हो सोसाइटी को, कभी भाषा के नाम पे, कभी प्रांत के नाम पे, कभी बॉलीवुड वर्सेस साउथ के नाम पे। आप भी तो यही काम कर रहे हो। और फ्रैंकली स्पीकिंग, ये वाला पॉइंट इतना हार्ड था भी नहीं कि इसको इस गलती में निकाला जाता, लेकिन चलो एक पॉइंट इन्होंने रख भी दिया था कि चलो ये प्रॉब्लम थोड़ी सी मुझे ऐसी लगी। ये बहुत ही विनम्र तरीके से बताने वाली बात हो सकती थी। मुझे भी बहुत से लोगों ने मैसेज किया कि प्रेम भाई, अगर ये इंडियन वाले किसी सिंगर से गवा लिया जाता तो और ज्यादा बेटर साउंड करता। मे बी करता, मे बी नहीं करता, आई डोंट नो। हांस जिमर है भाई, दुनिया का सबसे बड़े सिंगर्स में उनकी गिनती होती है, तो उन्होंने कुछ सोच के रखा होगा, ठीक है। और हो सकता है ये मूवी में ना भी हो, ये सिर्फ प्रोमो के लिए हो। 50 चीजें हो सकती हैं, क्योंकि कई बार अवेलेबिलिटी नहीं होती जिस चीज की उन्हें जरूरत होती है। हो सकता है ये म्यूजिक रिकॉर्ड हुआ हो अमेरिका के अंदर, जहाँ पे बैठे हो वहाँ पे हिंदी सिंगर कोई अवेलेबल ना हो, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो हो सकता है मूवी के अंदर ये हमें सुनने को ना मिले, ये सिर्फ हमें इस प्रोमो में दिखाई दिया हो। तो इस चीज के ऊपर इतना लंबा चौड़ा आर्ग्यूमेंट इस वीडियो में, बाकी के 4 पॉइंट जरा जरा से 1-1 मिनट के, इस पे उन्होंने पूरी 20 मिनट बात की है, ठीक है। इसमें पूरा बॉलीवुड को गरिया दिया, इसको गरिया दिया, उसको गरिया दिया। एंड सही बताऊं तो प्यार से ये एक चीज बोलते, ठीक है, समझ में आ जाती कि हाँ ठीक है, ये और बेटर हो सकता था। लेकिन बात आती है कि ये पूरे बॉलीवुड पे जब अटैक करते हैं, इनका खाना हजम नहीं होता बॉलीवुड को गाली दिए बिना। और मैं विश्वास से कह सकता हूं, आरआरआर अगर कोई बॉलीवुड का फिल्म मेकर बनाता, हालांकि बॉलीवुड का फिल्म मेकर जिस मानसिकता से आरआरआर बनाई है उस प्रकार से सोच ही नहीं सकता। वो ब्रिटिशों को जस्टिफाई करते, क्योंकि इनको ब्लैक एंड व्हाइट नहीं दिखाना होता, ग्रे शेड्स दिखाने होते हैं। ब्रिटिशों को भी इतना इविल वो नहीं दिखाते। बॉलीवुड वाले की अलग ही मेंटलिटी चलती है, बॉलीवुड वाले वैसा सोच ही नहीं सकते। तो RRR अगर बॉलीवुड में बनती तो उसमें अंग्रेजों का गुणगान होता। इनका कहना यह है, क्या आज से पहले कभी बॉलीवुड में कोई पैट्रियोटिक मूवी नहीं बनी? मनोज कुमार साहब ने पूरब पश्चिम, जय जवान जय किसान, क्रांति, दुनिया भर की मूवी की लाइन लगाई हुई थी भाई पैट्रियोटिज्म पे। क्या कभी इंडिया के अंदर, बॉलीवुड के अंदर स्पेशली, कोई पैट्रियोटिक वाली मूवी नहीं बनी है? आप जब एक पूरी फ्रेटर्निटी को गाली देते हो, आपकी पता नहीं पर्सनल वेंजेंस से क्या है उस चीज को लेके, तो पूरी फ्रेटर्निटी को कभी गाली नहीं देनी चाहिए। आप ये करके पूरी बॉलीवुड कम्युनिटी के खिलाफ ऑडियंस के अंदर जहर घोल रहे हो। पता कितना खतरनाक काम कर रहे हो आप। ये बॉलीवुड वर्सेस साउथ की जो डिबेट है ना, इसमें लोगों के, मैं कुछ शब्द ऐसे जो नहीं बोल सकता पब्लिक डोमेन में, बहुत गलत हो जाएंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ ये बवाल किसी ने बहुत बड़ा रूप ले लेगा। अब राई का पहाड़ बनाते हो हर चीज को लेके। अगर प्रॉब्लम बॉलीवुड में है तो प्रॉब्लम साउथ में भी है। साउथ में सारी मूवीज कल्चर को लेके अच्छी नहीं बनती हैं, वहां पे भी बहुत ज्यादा फीमेल बॉडी ऑब्जेक्टिफिकेशन और पता नहीं क्या क्या चीजें होती हैं। बट मैं कभी ना तो साउथ को जस्टिफाई करता ना बॉलीवुड को जस्टिफाई करता। दोनों इंडियन सिनेमा का पार्ट है, पैन इंडियन सिनेमा है। आप जो चीज अच्छी है उसको अच्छी बोलो, जो चीज बुरी है उसको बुरी बोलो। हमेशा बॉलीवुड को टारगेट करना जरूरी नहीं है मेरे भाई। अगर बॉलीवुड इतना ही बुरा होता तो साउथ के फिल्म मेकर्स बॉलीवुड वालों के साथ कोलैब क्यों कर रहे होते? आज हर तीसरी बॉलीवुड की मूवी में साउथ का कोई डायरेक्टर है, या हर तीसरी साउथ की मूवी में बॉलीवुड का कोई हीरो है। वो भी इस चीज को समझते हैं। तो अगर साउथ वाले इतने ही दूध के धुले हैं तो फिर, और बॉलीवुड वाले इतने जहर घोले हैं दुनिया में, तो फिर दोनों आपस में कोलैब क्यों कर रहे हैं? मैं अगर बहुत ज्यादा अच्छा इंसान हूं तो मैं किसी ऐसे के साथ कोलैब क्यों करूंगा जो दुनिया में पाप कर रहा है? भाई महापाप है आपकी नजर में बॉलीवुड से आना। तो ये क्या लॉजिक है? सही बताऊं ना, ये बॉलीवुड वर्सेस साउथ का जो पूरा फिनोमिना है, ये ना तो फिल्म मेकर्स के दिमाग में है, ना बॉलीवुड के ना साउथ के, ठीक है, ना ये आम जनता के दिमाग में है जो जनरल ऑडियंस है, न्यूट्रल ऑडियंस। ये सिर्फ इन जैसे कुछ कंटेंट क्रिएटर्स के दिमाग का हवा है जो हेट मॉन्गरिंग पे अपने चैनल चलाते हैं। क्योंकि समाज में हर तरह के लोग हैं, फिर इनके साथ वो चीज जुड़ जाती है, फिर इनके साथ व्यूअर्स भी ऐसे जुड़ जाते हैं। अब जब आप हेट बेचोगे मार्केट में तो फिर आपका हेट ही बिकेगा। फिर आप किसी चीज की तारीफ करोगे तो आके आपको गाली मिलेंगी उल्टी। रहा कल तक तो बॉलीवुड को गाली देता था, आज तूने अच्छा कैसे बोल दिया? तो इनको फिर मजबूरी हो जाती है गाली देनी बॉलीवुड को। और ये चीज मैं बता रहा हूं फिर से, समाज में जहर घोलने का काम कर रही है। तो कुल मिला के इनकी जो ये पूरी वीडियो थी 25 मिनट की, इसमें एक पॉइंट ठीक था, वो 5000 वर्ष वाला। और फ्रैंकली मैं उसके ऊपर मैं भी रिसर्च करूंगा और चीजें। 5000 वर्ष वाले हैं कुछ स्कूल ऑफ थॉट जहां से ये चीज निकल के आई है, और वो साइंटिफिकली प्रूवन भी है। आई एम जस्ट सेइंग कि वो जिस चीज से प्रूव की गई है वो थोड़ा साइंटिफिक मेथड है, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे एक वीडियो में प्रॉपर कि किस किस मेथडोलॉजी को यूज करके ये 5000 और 7000 वर्ष की या
डिफरेंट युगों की, डिफरेंट मनवंतरों की बातचीत हुई है पूरी, उसके ऊपर हम किसी वीडियो में बात करेंगे फिर भी। लेकिन इसके अलावा बाकी जो 4 पॉइंट इन्होंने गिनाए हैं वो बिल्कुल एकदम वाहियात हैं, बिल्कुल फालतू घिसे गए हैं, सिर्फ एक हेट स्पीच के तौर पे, उनका कोई लॉजिक नहीं है। तो मैं बस यही कहूँगा कि भाई मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ये मत करो, आप हेट मत बेचो मार्केट में, क्योंकि जो चीज़ आप बेचते हो वही चीज़ आपको कभी ना कभी वापस मिलती है।